इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं FR नवंबर 2020 जो हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं आपके। तो नंबर जो फर्स्ट पार्ट है नंबर ए, किसी रिलेटेड लीज, तो किसी के बेस ऑन Ind AS 116 which is on लीज। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया है। तो वीनस लिमिटेड सेलर लेसी सेल से बिल्डिंग टू मार्स लिमिटेड बायर लेसर फॉर कैश ऑफ ₹28 लाख। एक कंपनी है वीनस लिमिटेड, जिसमें ये सेलर लेसी, इसने एक एसेट सेल की है बिल्डिंग सोल्ड, और ये हम सेल कर रहे हैं टू मार्स लिमिटेड। सो हुई ये बायर लेसर फॉर हाउ मच इज ये सेल प्राइस फॉर ₹28 लाख। तो इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन द बिल्डिंग इज कैरीड एट ए कॉस्ट ऑफ 13 लाख। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है बुक्स में वो है आपकी कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू, वो आपको दी है। वो है आपकी 13 लाख से। एट द सेम टाइम सेलर लेसी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बायर लेसर फॉर राइट टू यूज द बिल्डिंग फॉर 20 ईयर्स विद एन एनुअल पेमेंट ऑफ 2 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो इट मीन्स पहले बिल्डिंग सेल की, फिर आपने उसको लीज पे वापस ले लिया है। इट मीन्स इसीलिए बायर बन गया वो लेसर और सेलर बन गया लेसी। तो किसी की टेक्स बैक ऑन लीज, लीज का पीरियड है। इट मीन्स नाउ टेक्स बैक ऑन लीज फॉर 20 ईयर्स। तो जो सेलर है अपने लीज पे ले ली है, तो इट मीन ये सेल एंड लीज बैक बन जाएंगे। तो एंड जो लीज का जो रेंट है, लीज पेमेंट है 2 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सो पेबल, सो 2 lakhs एट द एंड पर एनम, ये आपका लीज रेंट है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ द बिल्डिंग बाय सेलर लेसी सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट फॉर डिटर्मिनिंग व्हेन ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाई एट पर इंड AS 1/15। तो जो ऐसे सेल हो गई है तो वो आपकी समझो रेवेन्यू माना जाएगा, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। फेयर वैल्यू बिल्डिंग एग्रीगेट को सेल 25। अब ये को बुक वैल्यू देखना, और इस टाइम आपको फेयर वैल्यू भी दी है इसी डेट को, और ये आपकी है 25 लाख। और जबकि आपने सेल की है 28 लाख पे, ज़्यादा की सेल हो रही है। So it means initial direct cost are to be ignored. Implicit rate of interest in the लीज को, इसका जो इंटरेस्ट है रेट IRR वो है आपका 12%, विच इज रेगुलरली डिटर्मिनेबल बाय सेलर लेसी। प्रेगनी वैल्यू भी दे रखी है आपको एनुअल लीज पेमेंट की। प्रेगनी वैल्यू आपको दी है, टोटल प्रेगनी वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जिसे जो यदि आप इसकी प्रेगनी वैल्यू कैलकुलेट करें 2 लाख की 20 ईयर्स के लिए 12% पे, तो इसकी वैल्यू आपको दी है ₹14,94,000। तो बायर लेसर क्लासीफाई का लीज होगा बिल्डिंग एज एन ऑपरेटिंग लीज। तो बायर ने इसको ऑपरेटिंग लीज क्लासीफाई किया है बुक्स में, और जो सेलर लेसी है, लेसी के लिए मानी जाएगी राइट ऑफ टू यूज एसेट। तो हाउ शुड ए ट्रांजेक्शन बी काउंटेड बाय वीनस लिमिटेड। तो अपने वीनस की बुक्स में बताना है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये सेलिंग लीज बैक का केस है आपका। तो देखते हैं इसमें देखो कुछ स्टेप्स हैं। सेलिंग प्राइस देखो ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, तो उसका भी पॉइंट है आपका। तो मीन्स आपने करना है ट्रीटमेंट को इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड विद सेलर लेसी। तो स्टेप 1 देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको दिया है सिंस सेल प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू।
SP होगी सेल प्राइस। देखो सेल प्राइस आपकी कितनी है, जैसे कि 28 लाख, और फेयर वैल्यू है आपकी 25 लाख। तो मीन जब हम फेयर वैल्यू से ज़्यादा पर सेल कर रहे हैं तो वो एक तरीके से आपकी एडिशनल फाइनेंसिंग बन जाएंगी। सो इट इज एडिशनल फाइनेंसिंग। तो एडिशनल फाइनेंसिंग कितनी ले रहे हैं हम, 28 माइनस 25 मीन्स ऑफ ₹3 lakhs। तो इट मीन्स अब हम जो लीज रेंट पे करेंगे तो उसमें कुछ फाइनेंसिंग का कंपोनेंट भी है आपका, और जो फेयर वैल्यू है आपकी लीज रेंट की तो इसमें भी आपका फाइनेंसिंग का कंपोनेंट है। तो सेकंड स्टेप है आपको डिटरमिन करनी है, सो गेट फेयर वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, मीन्स जो आपने लीज पे ली है, लीज एसेट, उसकी आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। उसका फार्मूला ये बन गया है, टोटल फेयर वैल्यू देखो कितनी है, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ये आप लिख सकते हैं जो पेमेंट आप कर रहे हैं, वो आपको दिया है 1494,000। जिसमें से 3 लाख आपको मिल रही है एडिशनल फाइनेंसिंग, वो भी आज की डेट में वो लेस कर रखी है, लेस वो भी फेयर वैल्यू मानी जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग। इट मीन्स जैसे कि 3 लाख क्योंकि 3 लाख आपको ज़्यादा मिल रहे हैं आज की डेट में ही, तो ये पहली प्रेजेंट वैल्यू है समझो आज की डेट में, तो बैलेंस आपकी आ गई फेयर वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, तो जिसे कि फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट, इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं ना, राइट ऑफ यू, ROU राइट ऑफ यूज एसेट, तो जिसे कमिंग 1194,000। तो फेयर वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि अब जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है हमें सेल पर, उसको भी हमें डिवाइड करना है। तो कुछ तो ऐसे ट्रांसफ़र हो गई है जिसको कहते हैं ट्रांसफ़र राइट, कुछ हमने रिटेन कर लिया है थ्रू लीज। तो स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे पहले वट इज टोटल गेन, टोटल कितना गेन हो रहा है हमें ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग विच इज अवर एसेट, दिस इज अवर, वो आपने देना है फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, क्योंकि 3 लाख को एडिशनल फाइनेंसिंग है, इसको नहीं कंसीडर करते हम। तो फेयर वैल्यू है आपकी 25 लाख की, और बुक वैल्यू थी आपकी 13 लाख, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा टोटल 12 लाख। चेक कर लेते हैं वो कितना अमाउंट्स आपको दिए हैं। सो दिस इज गिवन टू बी, यस 13 लाख बुक वैल्यू है और 25 लाख आपकी फेयर वैल्यू है, तो 12 लाख का प्रॉफिट है। अब इसको डिवाइड करते हैं, जो आपकी लीज एसेट है उसका कितना प्रॉफिट बनता है इसमें, और जो आपने ट्रांसफ़र कर दिया उसका कितना प्रॉफिट बनता है। उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर 4 में। अब जो लीज एसेट है ना आपकी राइट टू यूज एसेट, उसकी बुक वैल्यू कितनी है वो डिटरमिन करेंगे पहले। गेट बुक वैल्यू ऑफ लीज एसेट, देखो आपके पास टोटल बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब है कैरिंग अमाउंट, तो आपको दिया था 13 लाख। अब इसको हमने ना डिवाइड करना है फेयर वैल्यू की रेशो में। अब दो फेयर वैल्यू है, वट इज फेयर वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, मतलब जो लीज पे ली है उसकी फेयर वैल्यू है 1194,000, और बैलेंस रहेगी आपकी फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो आपने समझो ट्रांसफ़र कर दी है, बिल्डिंग ट्रांसफ़र, उसकी भी फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल देखो कितनी है अब आपकी फेयर वैल्यू, जिस वन इज 25 लाख की, उसमें से लीज की माइनस कर कोई 1194,000, जिसे कि 1306।
तो अब आपके पास जो टोटल गेन आ रहा है 12 लाख, वो भी इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा, फेयर वैल्यू की रेशो में। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना गेन हो रहा है, यानी स्टेप नंबर 5। मतलब गेन फॉर एसेट जो आपने रिटेन कर ली है, विच इज राइट ऑफ यूज एसेट, उसका देखो गेन माना जाएगा। जो टोटल गेन आ रहा है 25 माइनस 13, 12 लाख। ये गेन हो रहा है हमें, टोटल कॉन्सिडरेशन है फेयर वैल्यू 25 लाख के बेस पे। और जो रिटेन किया ना आपने लीज एसेट, वो ये है उसकी फेयर वैल्यू, तो उसका कितना गेन बनता है, इनको 1194,000। तो ये आपका लीज एसेट का गेन आ जाएगा 1194,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 25, जिसे कि 573। जो बैलेंस बचेगा गेन, टोटल गेन कितना था आपका, ये था 12 लाख, उसमें से ये माइनस कर दो, बैलेंस रहेगा आपका गेन फॉर बिल्डिंग राइट्स जो आपने ट्रांसफ़र कर दिए। सो दैट इज इक्वल टू टोटल गेन है 12 लाख, माइनस कर दिया हमने जो लीज एसेट का गेन 573,120। दिस गेन इज कमिंग 626,880। अब देखो जो हम ऐसे रिटेन कर लेते हैं ना, पहले आपने सेल करी वो वापस आ गई लीज पर, उसका गेन इतना बना है। ये जो गेन है दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टू P&L। क्योंकि ये भी हमने ऐसे ट्रांसफ़र ही नहीं करी है, तो उसका गेन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बुक्स में। ये बिल्डिंग के राइट्स आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो लीज पे नहीं लिए वापस, तो ये गेन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गेन जो P&L में आपका चला जाएगा, गेन टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L या रिकॉग्नाइज टू P&L। तो ये बेसिक पर पाएगा। अब देखो इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है आपने, बिजनेस की बुक्स में बनाना है क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वट इज जर्नल एंट्री। ये हम कर रहे हैं एज ऑन, कौन सी डेट है जब आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, आपको डेट को मेंशन नहीं की, जिसे जो जनरल एंट्री एज टू कमेंसमेंट डेट, जब आपकी लीज एंटर हो रही है या जब आप सेल कर रहे हैं, कमेंसमेंट डेट। ये आपकी चल रही है बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड। आपको देखो कैश रिसीव हो गया है, तो आप बैंक में भी जा सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं आप, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। आपको टोटल देखो कैश मिला 28 लाख का। फिर एक आपने लीज पे ली एसेट, वो है आपकी राइट ऑफ यूज एसेट, जिसको कहते हैं एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिटेड। इसको लेंगे फेयर वैल्यू पर, इसकी फेयर वैल्यू थी 1194। अब इसके अगेंस्ट आपकी बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो गई है टू बिल्डिंग अकाउंट। ये आपने लेनी है इसकी बुक वैल्यू, वो आपको दी थी 13 लाख, गेट इट ओवर 13 लाख। अब आपने लीज पर जो ली है उसकी लाइबिलिटी ड्यू हो गई है आपकी, इसको हम शो करेंगे एज टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इसको दो पार्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हो, एक तो लीज की लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर लीज अकाउंट, वो है आपकी 1194। एक है आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो एडिशनल फाइनेंस आपने लिया है, टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जिसके ऊपर है एडिशनल फाइनेंस। उसकी आ जाएगी गेट इट 3 लाख। और ये P&L में जाना है आपको, तो राइट ऑफ यूज एसेट की
ये थी आपकी राइट टू यूज जैसे फेयर वैल्यू। तो हमें पर इसको देखना है, इसको रिकॉग्नाइज करना है कि बुक वैल्यू के ऊपर, क्योंकि मैंने इसकी बुक वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। बुक वैल्यू देखिए आपने, हमने कैलकुलेट की है बुक वैल्यू ऑफ लीज एसेट। तो बताइए बुक वैल्यू ऑफ लीज एसेट, इसका नाम है राइट ऑफ यूज एसेट। देखो टोटल बुक वैल्यू है आपकी 13 लाख की, एंड टोटल कॉन्सिडरेशन है आपका फेयर वैल्यू 25 लाख, और जो लीज एसेट है 1194, ये इसकी फेयर वैल्यू है। मीन्स यूनिटरी मेथड लग रहा है। इफ टोटल फेयर वैल्यू 25, बुक वैल्यू 13, इफ फेयर वैल्यू लीज एसेट 1194, तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी तो 1194,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज 620, 880। तो यहाँ पर आपकी वो ऐसे क्या जाएगी, दिस इज 620, 880। और आप देखिए कितना वो बिल्डिंग आपने ट्रांसफ़र कर दी है, उसका कितना गेन आपको लेना है, 2 पी। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग राइट्स जो आपने ट्रांसफ़र कर दी है, बिल्डिंग राइट्स ट्रांसफ़र, उसका एक प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था। दिस इज 626, 880। राइट, तो ये देखो आपकी एंट्री बन जाएगी, इतना कैश रिसीव हो रहा है, जो ऐसे कि आपने रिटेन कर लिया लीज पे राइट ऑफ यूज जैसे, उसकी वो हमने शो करनी है बुक वैल्यू पर, फेयर वैल्यू नहीं शो करेंगे हम, क्योंकि उसका गेन रिकॉग्नाइज नहीं करना है हमने। और बिल्डिंग की बुक वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई है, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी लीज की हमने अलग कर दी फेयर वैल्यू, और जो एडिशनल फाइनेंस है उसको सेपरेट शो कर दीजिए। बाकी डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जिस वन क्वेश्चन है लीज के बेस पे। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन थर्ड सेकंड पार्ट। इसमें देखो आपको मेंशन किया है कि किसी के रिलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो आपको मेंशन किया है पैसिफिक ओशन रेलवे लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स है, नेमली ट्रेन, रेलवे स्टेशन एंड रेलवे ट्रैक्स, द कैरिंग अमाउंट ऑफ विच ऑन 31 मार्च 2020 आ रहा है कि फॉलो है। तो 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं, उनके कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू दी है रुपीज़ करोड़ में चल रही है, लाइव भी दी है आपको 10/20/20। पैसिफिक ओशन रेलवे लिमिटेड आल्सो है कि 2 कॉर्पोरेट एसेट, 2 कॉर्पोरेट एसेट्स हैं हमारी, हैविंग लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। एक है लैंड और एक है बिल्डिंग, कैरिंग अमाउंट है 1800, 600। बट द कैरिंग अमाउंट फॉर लैंड कैन बी एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेसिस टू द इंडिविजुअल सीजीयू। जो लैंड की वैल्यू है ना वो हम एलोकेट कर सकते हैं सीजीयू में। बाकी बिल्डिंग के बारे में लिखा है द कैरिंग अमाउंट फॉर बिल्डिंग कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेसिस टू इंडिविजुअल कैलकुलेटिंग यूनिट्स। तो जब हम कुछ एसेट्स को हम एलोकेट नहीं कर सकते सीजीयू में, तो हमारे 2 स्टेप अप्रोच अप्लाई होती है, 2 स्टेप, एक होता है बॉटम अप अप्रोच और एक है टॉप डाउन अप्रोच। तो रिकवरेबल अमाउंट आपको दिए हैं, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और कंपनी है, ये होल को कैलकुलेट करना है आपने इम्पेयरमेंट लॉस से। तो वो आपने पहले मेंशन करना है सिंस वैल्यू ऑफ कॉरपोरेट बिल्डिंग। तो एक कॉरपोरेट एसेट है आपकी, देखिए कॉरपोरेट बिल्डिंग कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सीजीयू, ये होते हैं स्मॉलर सीजीयू। तो इस केस में हमें अप्लाई करना है, वी हैव टू अप्लाई 2 स्टेप अप्रोच। तो 2 स्टेप अप्रोच क्या है आपकी, तो स्टेप 1 है, इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो इस केस में जो एसेट आपकी एलोकेट हो सकती है उसको एलोकेट कीजिए,
तो जैसे लैंग है, लैंग विल बी एलोकेटेड, इसको आप एलोकेट कर लीजिए टू स्मॉलर सीजीयू और उनको कर रखे हैं इम्पेयर। तो बॉटम अप्रोच में हम चेकिंग करेंगे गेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ स्मॉलर सीजीयू इफ इट इज एप्लीकेबल, लेकिन लॉस नहीं है तो इग्नोर कर देंगे हम। देन स्टेप नंबर सेकंड, फिर हम एज ए होल लेंगे जो लार्जेस्ट सीजीयू है उसको कंपेयर करेंगे एंड जिसे कहा गया टॉप डाउन अप्रोच। तो इस केस में आपने वी हैव टू कंपेयर लार्जर सीजीयू। तो पहले जो लैंग है उसको ना एलोकेट करते हैं डिफरेंट सीजीयू में। इसमें एक और पॉइंट भी है, 3 सीजीयू हैं, तीनों की लाइफ डिफरेंट है। तो पहला स्टेप आता है आपका एलोकेशन ऑफ लैंग। लैंग को एलोकेट करते हैं टू सीजीयू और ये हम करेंगे इन रेशो ऑफ वेटेड बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट होती है बुक वैल्यू। देखो वो कैलकुलेट करके हैं। अब सीजीयू दिए हैं आपको, सीजीयू है आपका नंबर 1 ट्रेन, रेलवे स्टेशन, देन रेलवे ट्रैक, लेटेस्ट बुक वैल्यू। जो भी फिगर्स चल रहे हैं ना सारे रुपये के करोड़ में चल रहे हैं आपके। 1500 सो 2250 एंड 3300। फिर आप लिखिए इसकी लाइफ आपको दी है ईयर्स में, लाइफ डिफरेंट है आपकी 10 20 20। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगी आपकी वेटेड बुक वैल्यू, जिसे जो 15,000 2250 इंटू 20 45,000, जिसे कि 66,000। तो इस रेशो में आप लैंड को एलोकेट कर दीजिए, लैंड एलोकेटेड टू डिफरेंट सीजीयू। लैंड की वैल्यू देखो आपको दी है 1800, उसकी रेशो बना लेते हैं 15 से आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 रेशो 15 रेशो 22, टोटल एज 42। So 1800 divided by 42. So into 5, 214. So into 15, 643. Into 22. So 943. ये अब आप इम्पेयरमेंट अप्लाई करते हैं। ये को हो गया एलोकेशन करके, लेके से नाउ द बॉटम अप अप्रोच। स्टेप नंबर लेके से किसी 2 बॉटम अप अप्रोच। इसमें हम इम्पेयर कर रहे हैं जो स्मॉलर सीजीयू हैं। लेटेस्ट राइट सीजीयू अब हर सीजीयू में लैंड भी आपकी आ गई है, तो लैंड को भी लेते हैं। तो आप कर लीजिए नंबर 1 सीजीयू है आपका ट्रेन, एंड जो लैंड विच इज जो एलोकेटेड, यानी कि जो जिसका कर लीजिए आप टोटल। फिर आपका आता है रेलवे, पहला सीजीयू है आपका ट्रेन। अब इसमें आप ऐड कर दो लैंड जो आपने एलोकेट की है और इसका लिखिए आप टोटल, यानी कि रेलवे स्टेशन,
उसमें भी आपने लैंड को एलोकेट किया है, देन यू राइट टोटल, यानी कि ये रेलवे ट्रैक और लैंड आपने एलोकेट की है, देन यू राइट टोटल, राइट। तो इसकी मेंशन करके बुक वैल्यू, तो वो बुक वैल्यू दी है ट्रेन की आपको 1500, इसमें लैंड आ गई 214, टोटल लीजिए 1714। रेलवे स्टेशन की है 2250, लैंड 643, तो जिसे ये 2250 प्लस 643, 2893। रेलवे ट्रैक 3300, लैंड 943, इसे जो 4243। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट देखो, आप चेक करो कितने हैं, यानी राइट रिकवरेबल अमाउंट। आपको दिया है पहले ट्रेन का जो है 1800, देन फॉर रेलवे स्टेशन 2700, इसको टोटल में आपने मेंशन करना है, देन रेलवे ट्रैक 4200। तो इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन बुक वैल्यू, तो वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, डिफरेंस आ गया आपका इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है रेलवे, इसमें रिकवरेबल अमाउंट आपका ग्रेटर है, तो यहाँ इम्पेयरमेंट लॉस है आपका 193 एंड दिस वन इज अवर 43। अब इसको भी डिवाइड कर दो इन दोनों में, इस रेशो में, रेलवे स्टेशन और लैंड की जो रेशो बन रही है, तो ये मेंशन करके देखो 193 आ गया, इसको आपने एलोकेट किया 2250, टोटल है आपका 2893, तो 193 इंटू 2250 डिवाइडेड बाई 2893, तो दिस इज कमिंग 150। 150 आपका आ रहा है फॉर दिस मंथ, जो बैलेंस रह गया 43 वो लैंड का माना जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ऐसे इसको डिवाइड कर दो आप इस रेशो में, जिसे जो 43 इंटू 3300 डिवाइडेड बाय 4243, इसका लॉस आ जाएगा 33, बैलेंस रह गया 10, तो उससे आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। सो नाउ वी राइट व्हाट इज रिवाइज्ड बुक वैल्यू। तो इस केस में देखो सेम रहेगी आपकी 1500 एंड 214, इसमें रह गई अब आपकी 2100 एंड दिस इज 600 एंड दिस वन इज अवर 3267 एंड दिस इज 933। अब अप्लाई करके हम टॉप डाउन अप्रोच, स्टेप नंबर 3। अब इसमें ना ऐसे इसको लैंड को कंबाइन कर रखे हैं, लैंड को 3 जगह डिवाइड हो गई है, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में, रेलवे ट्रैक में। अब हम इसमें लिखेंगे पहले ट्रेन आपका है CGU, देन रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, देन यू राइट लैंड, और एक है आपकी बिल्डिंग, राइट। नाउ यू राइट व्हाट इज टोटल बुक वैल्यू, तो वो बुक वैल्यू थी आपकी 1500, इसकी थी आपकी 2250, यानी कि 3300। अब आप लैंड की लिखिए, टोटल थी आपकी बुक वैल्यू लैंड की हमें दी थी 1800। अब इसमें से लेस करके इम्पेयरमेंट लॉस, इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें देखो आ रहा है 150 का, रेलवे ट्रैक में 33, और लैंड का देखो कितना लॉस है, लैंड का लॉस आ रहा है आपका 43 एंड 10 53, वो माइनस करेंगे, फिर आपको मिलेगी इससे रिवाइज्ड बुक वैल्यू। नाउ यू राइट रिवाइज्ड बुक वैल्यू, जिसे जो 1500
2100, this is 3267, 1747। बिल्डिंग की सेम रहेगी, उसको भी हमने इम्पेयर नहीं किया था, उसकी एक बार यहाँ लिखो बुक वैल्यू 600। अब लिखते हैं टोटल। तो ये थी आपकी पहली अप्रोच बॉटम, अब अप्लाई हो रही है टॉप डाउन। रिवाइज बुक वैल्यू आ गई है, इसका टोटल कर लीजिए आप। जैसे कि 1500 प्लस 2100 प्लस 3267 प्लस 1747 प्लस 600, क्योंकि उसका टोटल बन रहा है 9214। अब इसको कंपेयर करेंगे, जो टोटल रिकवरेबल अमाउंट है वो कंपनी है ये होल, वो भी आपको दिया है देखो क्वेश्चन में। नाउ यू राइट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ अ कंपनी एज ए होल, तो दिस इज गिवन 9600। तो एज ए होल यदि आप देखोगे तो ये रिकवरेबल अमाउंट आपका ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो इट मीन्स नो इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसमें कितना इम्पेयरमेंट लॉस है, दैट विल बी नील। अब कोई फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। लेकिन लॉस होता ना कोई, तो वो हम बिल्डिंग में ट्रांसफर कर रहे थे, कितना हो सकता था। तो अब देखो आपका आंसर आ गया इस केस में। तो आंसर आपने इस तरीके से लेना है। आपका एसेट कौन सी है, नंबर 1 क्रेन, CGU है, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, लैंड और बिल्डिंग। एंड हाउ मच इज इम्पेयरमेंट लॉस। क्रेन में कोई लॉस नहीं है, नील। रेलवे स्टेशन में है 150 का लॉस आपको, रेलवे ट्रैक में है 33 का इम्पेयरमेंट लॉस और लैंड में है 53। और एज ए होल कोई लॉस नहीं है, कोई बिल्डिंग के लिए कोई लॉस आपका नहीं माना जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन है इम्पेयरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। तो क्वेश्चन 3 का सी पार्ट है कि सोफिया लिमिटेड हैज फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट इन्वेंट्री पैनल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एट ड्राइंग एंड डिजाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर। हाउएवर ड्यू टू लिक्विडिटी crunch, the customer has requested the company for postponement in delivery schedule। इसमें कंपनी ने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए कस्टमर के बिहाफ पर, जो भी उसका डिज़ाइन था, बट अब कस्टमर की लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई है, तो कस्टमर वहाँ से पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी शेड्यूल एंड रिक्वेस्टिंग द कंपनी को विदहोल्ड द डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ बैलेंस आइटम। और उसने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि वो डिसकंटिन्यू करके प्रोडक्शन। तो एज ए रिजल्ट कंपनी की बुक्स में अब ये डाटा अपीयर हो गया है। WIP है, इन्वेंट्री पैनल, इन्वर्टर पैनल WIP, और फिनिश उसका स्टॉक है, और डेटर्स का अमाउंट ड्यू हो गया कस्टमर से। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर हैज बीन फाइल्ड ड्यूरिंग द ईयर। और कंपनी ने एक पेटिशन फाइल कर दिया कोर्ट में कि कस्टमर को बिजनेस वाइंड अप कर दिया जाए। तो पेटिशन कब वाइंड अप करते हैं वाइंडिंग के लिए, कि जब हमें लगता है कि कुछ भी मनी रिकवर नहीं होगी कस्टमर से, तो आपको कमेंट करना है विद एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रोविजन टू बी मेड फॉर 615। इसका जो टोटल अमाउंट बन रहा है ना, 255, 165, 195 लाख का, ये बन रहा है 615 लाख, जो इंक्लूड है सन्ड्री डेटर, फिनिश टूल्स एंड WIP और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आपने बताना है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो इसका आंसर क्या है, तो ये इन जो AS2 इन्वेंट्री में कवर होता है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आंसर, देखिए। तो एज पर इन AS2 सिंस गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ बायर, जो गुड्स हमने बनाई है ना वो एज पर स्पेसिफिकेशन है बायर की, इट मीन वी हैव टू डिटरमिन NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो पहले उसकी NRV कैलकुलेट करो। अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यदि आप NRV डिटरमिन करते हैं, इट मीन्स NRV कैन बी डिटरमिन। अब यदि NRV ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ गुड्स से, फिर कोई इन्वेंट्री को वैल्यू कर देंगे कॉस्ट के ऊपर, जो स्टॉक पड़ा है हमारे पास, तो टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी 255 एंड 165, टोटल बन गया 420 लाख। ये इन्वेंट्री आ गई आपकी। पर देखिए NRV कम है, फिर NRV पे वैल्यू कर देंगे, क्योंकि NRV हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, तो हमने अपने आप मेंशन करना है आंसर। सेकंड केस है, यदि आप NRV कैन नॉट बी डिटरमिन, आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हमें, तो फिर सिंस देयर इज नो बायर ऑफ फैब्रिकेटेड गुड्स, अब जो गुड्स आपने बनाई हैं कस्टमर के बिहाफ पे उसी की डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, उसका और कोई बायर नहीं है,
तो फिर उसकी एनआरबी जो है वो हम 0 मानेंगे। इसका मतलब है डेट इज, क्योंकि वो डिटर्मिन नहीं हो सकती तो हम एज्यूम करेंगे एनआरबी 0 है। तो उस केस में जो फुल वैल्यू स्टॉक है वो हम राइट ऑफ करेंगे P&L में। तो इन्वेंट्री की बुक्स में वैल्यू नील रह जाएगी आपकी। ये तो था स्टॉक, जो बुक्स का स्टॉक पड़ा है उसका ट्रीटमेंट। अब एक है डेटर्स भी हमने ड्यू कर रखे हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सी डेटर्स, कंपनी ने फाइल कर दिया पिटीशन फॉर फाइंडिंग अबाउट कस्टमर। इसका मतलब है ना कि कंपनी को पहले ही लगता है कि कुछ भी मनी रिकवर नहीं होगी, कोर्ट में केस हमने फाइल कर दिया है, इट मीन नो अमाउंट इज रिकवरेबल। तो उस केस में आपको फुल प्रोविजन बनाना है फॉर बैड डेट्स का ऑफ ₹195 लाख को भी प्रोवाइडेड। कितने डेटर्स हैं 195 लाख, उसका फुल प्रोविजन बना दो। हाँ, जब रिकवरी होगी तब हम उसको इनकम में डाल देंगे। तो अभी हम इस डेटर को राइट ऑफ कर देंगे टोटली, क्योंकि कंपनी ने पेटिशन फाइल कर दिया है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कस्टमर। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है। इन ऐसे पहले सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया होगा एग्जाम में, हमने किया होगा शायद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे जो है वो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।